हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग वाच के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसकी पूर्व की कक्षा में हम लोग वाच के बारे में जाने थे, उसके सामान्य परिचय के बारे में जाने थे और वाच की परिभाषा क्या होती है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। तो एक बार नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम वाच्य की परिभाषा हम लोग देखे थे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है बोलने का विषय। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज वाच्य की दूसरी कक्षा है, तो इसके बाद इसके भेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कक्षा शुरू करने से पूर्व आप सभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और हमारा सहयोग करिए। क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं और अपना फीडबैक हमें देते हैं तो अत्यंत ऊर्जा आती है हमें, और हम और ऊर्जावान होकर के आपको यह कंटेंट उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। वाच्य के भेद। तो हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप ध्यान नहीं दे के मूल चीज़ों को आप ध्यान देंगे। इसके जगह पे क्या होगा, इसके जगह पे वाच्य होगा। तो हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। इन तीनों भेदों को बहुत ही बारीकी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसलिए आप इसके एक एक भेद को अत्यंत ध्यान से देखेंगे और समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यह सारी चीज़ें मैंने आसान से आसान भाषा में आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे कि वाच्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इसको आपको मूल रूप से ध्यान में रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके पहले भेद पर। तो इसका पहला भेद है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कर्ता के आधार पर जो होता है। जब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे में बताया जाता है। यानी कि ये किसके बारे में कह रहा है, तो कर्तृवाच्य के बारे में कह रहा है कि ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे में बताया जाता है तथा क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। यहाँ पे देखेंगे आप कितनी आसान भाषाओं में इसकी परिभाषा दी गई है, ताकि आपको समझ में आ सके। जब भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ यदि आप आसान शब्दों में समझ लेते हैं तो वह काफ़ी लंबे समय तक आपके मन मस्तिष्क में विराजमान रहता है। तो ये भी आप देखेंगे कि यह अत्यंत सरल भाषा में है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो परिभाषा एक बार हम इसको पढ़ेंगे। जब परिभाषा हम पढ़ लेते हैं और वो हमारे स्मृतियों में रहती है, तो जब परीक्षाओं में पूछता है तो उसे हम कर लेते हैं। तो परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछेगा, इसलिए आप परिभाषाओं को ध्यान में अवश्य रखिए। ऐसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे में बताया जाता है तथा क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे में दिया है लड़का पढ़ता है, विजय जा रहा है। तो इसमें लड़का जो है वो क्या है, लड़का जो है वह है कर्ता, और इसमें विजय क्या है, विजय कर्ता है। तो इसमें बताया है कि कर्ता का मुख्य और सीधा संबंध किससे होता है, क्रिया से होता है। तो जो कर्ता का मुख्य और सीधा संबंध होता है वो क्रिया से होता है। लड़का पढ़ता है, पढ़ना क्या है, पढ़ना एक
क्रिया है, यानी लड़का पढ़ता है। मैंने क्रिया की परिभाषा आप लोगों को बताया था कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए वहाँ पे क्रिया होती है। लड़का पढ़ता है, विजय जा रहा है, तो यहाँ पे जाना क्या है? क्रिया है, यानी कर्ता का मुख्य संबंध, यानी इस यहाँ पे दिया है कि इन दोनों वाक्यों में पढ़ना तथा जा रहा है का मुख्य विषय जो है वह विजय और लड़का यह दोनों हैं। अतः यह वाक्य कर्तृवाच्य है, यानी इसमें कर्ता का सीधा संबंध क्रिया के साथ दिखा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में कर्तृवाच्य होता है। आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अगले भेद को हम देखेंगे। इसका दूसरा भेद है कर्मवाच्य। यहाँ पे आप देखेंगे कर्मवाच्य, यानी इसमें कर्म की कहीं ना कहीं बात की जाएगी। परिभाषा देखते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कह रहा है कि ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। जैसे, यानी कर्तृवाच्य में उसका क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से होता था और कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। तो इसके उदाहरण को हम देखते हैं। उदाहरण दिया है कि रामायण लड़के के द्वारा पढ़ी गई। यह चित्र राम के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें कर्म का सीधा संबंध किससे होता है? तो कर्म का सीधा संबंध क्रिया से होता है। इसमें रामायण यह क्या है? कर्म है। लड़का क्या है? कर्ता। और पढ़ना क्या है? यह एक क्रिया है। तो जब तक आप कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इन वाक्यों को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कर्ता, क्रिया और कर्म इन तीनों के बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। यह चित्र राम के द्वारा बनाया गया। तो जो ये चित्र है यह कर्म है, राम कर्ता है और बनाना क्या है? क्रिया है। तो इन दोनों वाक्यों में देखेंगे कि पढ़ना का संबंध किससे है? रामायण। और बनाना चित्र। तो क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि रामायण एक कर्म है और पढ़ना क्या है? क्रिया। तो लड़का जो है वह रामायण पढ़ रहा है। रामायण न रहे तो क्या पढ़ेगा? तो रामायण का सीधा संबंध, यानी कर्म का सीधा संबंध क्रिया से दिखाया जा रहा है। यहाँ भी चित्र का सीधा संबंध बनाने से दिखाया जा रहा है। तो इसी प्रकार के वाक्य परीक्षाओं में भी आएंगे। तो आशा है कि ये सारी बातें आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे ताकि परीक्षाओं में जब आए तो आप इसे कर लें। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ नियम दिए हैं जिसको भी आपको समझना अति आवश्यक है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य में ही बनता है। आप लोगों को सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में भी बताया गया है कि सकर्मक क्रिया वह होती है जो कर्म के साथ हो और अकर्मक होती है जो बिना कर्म की हो। तो जो कर्मवाच्य होता है वह केवल सकर्मक क्रिया से युक्त होता है और उसी में बनता है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान बता रहा है कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक, जो करण कारक की विभक्ति चिन्ह है, से या के द्वारा इन दोनों का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं तथा इसमें क्रिया का जो लिंग होगा और वचन होगा वह कर्म के अनुसार होगा। यह पहचान है कर्मवाच्य की कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य में ही बनता है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है से या के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही होते हैं। तो इन बातों को भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। और सकर्मक जो कर्म के साथ होता है और जो अकर्मक वह होता है जो बिना कर्म के होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे।
फिर आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है हिंदी में सामान्यतः कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य के बारे में बता रहा है कि कर्तृवाच्य का प्रयोग सामान्यतः होता है, यानी हिंदी में सामान्यतः यानी सामान्य रूप से हिंदी में कर्तृवाच्य का ही प्रयोग होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग प्रमुख रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। यानी हिंदी में कर्मवाच्य का प्रमुख प्रयोग जो है वह निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। परिस्थितियां क्या क्या हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जब कर्ता मालूम ना हो या उसे बताने की आवश्यकता भी ना हो। पहली परिस्थिति इसकी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि हिंदी में सामान्यतः कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग प्रमुख रूप से प्रायः निम्नलिखित परिस्थितियों में, यानी जो कर्मवाच्य है उसकी कंडीशन बता रहा है, उसकी दशा बता रहा है कि किस दशा में हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण में है कि कर्मवाच्य का प्रयोग पहला नियम जो है कि जब कर्ता मालूम ना हो या उसे बतलाने की आवश्यकता ना हो। जैसे प्रातःकाल मंदिर में पूजा की गई, यानी इसमें कर्ता नहीं दिया है और इसमें कर्ता को बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सबको पता है कि प्रातःकाल मंदिर में पूजा की गई। फिर अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण दिया है शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। तो इसमें भी कर्ता मालूम नहीं है और इसमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है। शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। अब इसका जो दूसरा दशा है उसको हम देखेंगे कि सूचनाओं या आदेशों में। पहली दशा वह थी कि जब कर्ता मालूम न हो या उसे बताने की आवश्यकता भी न हो। दूसरी दशा यह है सूचनाओं और आदेशों में, जैसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। यह कर्मवाच्य की दशा बता रहा है कि कर्मवाच्य का प्रयोग प्रमुख रूप से प्रायः निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। तो इसका जो सूचनाओं या आदेशों में, इसका उदाहरण सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, यानी इसमें सूचना दी जा रही है। फिर तीसरी दशा देख लेते हैं। तो तीसरी दशा यह है असमर्थता बताने के लिए, जहाँ पर असमर्थता रहे वहाँ पर। आज उदाहरण में देख लेंगे कि आज मंदिर में पूजा 8 बजे के बजाय 9 बजे की जाएगी, यानी इसमें असमर्थता प्रकट की जा रही है कि यानी किन्हीं कारणवश से जो मंदिर की पूजा 8 बजे होती थी वह 9 बजे की जाएगी। तो इस प्रकार के वाक्य में जब वैसे तो यहाँ पे बता दिया गया है कि हिंदी में सामान्यतः कर्तृवाच्य का प्रयोग ही होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग कब कब होता है, किन किन दशाओं में होता है, इसके बारे में भी बता दिया गया। तो आशा है कि यह सारी चीज़ें आपके परीक्षाओं में बहुत काम आएगी। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे, नुकसान नहीं होगा। फिर इसका अगला भेद है, अंतिम भेद है भाववाच्य। भाव का अर्थ है क्रिया या भाव। क्रिया के जिस रूप में न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो। इसमें देखेंगे जहाँ पे क्रिया का जो भाव है वह प्रधान हो वहाँ भाववाचक होता है। अभी तक आप लोगों ने देखा है कि कर्तृवाच्य में कर्ता के आधार पे होता था, उसका क्रिया से मुख्य संबंध दिखाया जाता था, और कर्मवाच्य में कर्म का क्रिया से मुख्य संबंध होता था। लेकिन भाववाच्य में कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप में न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो वहाँ भाववाचक होता है। जैसे अब मुझसे सहा नहीं जाता, तो इसमें क्या है, इसमें क्रिया का जो भाव है वह प्रधान है। उससे नहाया नहीं जाता, इसमें भी एक भाव का आभास हो रहा है। तो जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो यह वाच्य के भेद थे जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया।